बैठिए जल्दी। एक होमवर्क दिया था ना। उस होमवर्क का डिस्कशन करते हैं, बट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे। होमवर्क पहले करना है या बाद में? पहले करना है। ओके, तो होमवर्क नोट डाउन करो पहले कॉपी में। क्वेश्चन नोट डाउन किया पहले कॉपी में? क्या फाइंड आउट करने को कह रहा है? जब भी मैं होमवर्क देता हूँ ना, आप उस क्वेश्चन को पहले लिख लिया करो कॉपी पे। वो भी एक लर्निंग का ही तरीका है। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? 7 ओम में करंट पूछा है क्या? यार कहो ना अभी। और ये सर्किट है। सीरीज पैरेलल जितना आप कर सकते हो इस न्यूमेरिकल में करके देखो। ये पॉइंट मेंशन किया हुआ है पी क्यू। इट्स अ पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल। और फिर यहाँ पे हम ऐसे कर ले, क्या फर्क पड़ेगा? करंट सोर्स ही तो है ये, जो उस टर्मिनल से लेकर इस टर्मिनल के बीच में फ्लो हो रहा है। और करंट सोर्स की वैल्यू कितनी है? 5 एम्पियर। उसको बंद कर दो बेटा, कर्टन। यार जो दिख रहा है वो बताते हैं हम लोग। 5 एम्पियर और ये 2 ओम, पहले ये बताओ आप देख के। मैं हाईलाइट कर देता हूं। 5 एम्पियर था ना? ओके, परफेक्ट। आगे देखो। ये सर्किट और 2 ओम किस में है? तो जितना दिख रहा है पहले वो बना ले। यहाँ पे क्या है? एक 2 ओम का रजिस्टर है। आगे उसके शंट में कह लो, या तो आप पैरेलल में कह दो। कितना एम्पियर का करंट सोर्स है? 5 एम्पियर। आगे देखें। यार 3 का ये वाला टर्मिनल कनेक्टेड है और 2 से साथ कनेक्टेड है, इसका 7 आ गया। हम्म। 3 ओम का ये वाला टर्मिनल कनेक्टेड है इस जगह पे। और ये वाला टर्मिनल इसके साथ शॉर्टेड है। ऐसा क्यों लग रहा है ये 2 और ये 2 पैरेलल में? देखो। तो डायरेक्टली 2 क्यों करें? ये दो टर्मिनल सेम है क्या? साथ साथ ये टर्मिनल और ये टर्मिनल भी क्या है? 2 ओम का कनेक्टेड है। देखो, ये टर्मिनल इसके साथ कनेक्टेड है, ये वाला टर्मिनल इसके साथ कनेक्टेड है। ये 2 और 2 किस में लग रहा है? देखता हूं, ये वाला वोल्टेज दिख रहा है क्या? तो ये हाथ इमेजिन करो, बहुत बहुत स्ट्रेच कर लिया मैंने। ऐसे चला गया। वोल्टेज क्या है? तो ये 2 और वो 2 किस में आ गया? तो कनेक्ट कर लेते हैं हम। 2 ओम और ये वाला 2 ओम पैरेलल में है। इसके आगे देखो। ये तो चला गया। 6 ओम का ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल कनेक्टेड है। यार 6 और 3 किस में लग रहा है? एक्चुअली ये शॉर्टेड हो गया है ना। इसीलिए बार बार ध्यान यहीं जा रहा है कि ये टर्मिनल और ये टर्मिनल सेम है। 3 ओम का वोल्टेज जो भी होगा, कलर चेंज कर रहा हूं सो दैट हाईलाइट कर पाऊं मैं। ये वोल्टेज दिख रहा है। तो वो तो वायर शॉर्टेड है। और ये बाईपास कर दिया, मतलब ऊपर से जा रहा है। ये क्या है?
तो 3 और 6 को सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट हम 7 को सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। बट स्टिल इतना करने के बाद अगर मैं एग्जाम पे हूं और मैं चाहता हूं कि ठीक है मैं प्रोसीड कर रहा हूं, बट आई डोंट वांट टू कमिट एनी काइंड ऑफ एरर, तो ऊपर वाला टर्मिनल क्या नाम दे दें? नीचे वाला टर्मिनल तो गिवन है, यही वो टर्मिनल है ना नीचे वाला, यही टर्मिनल ये भी है। तो ये पूरा टर्मिनल क्या है अब तक? क्यू। इसको आर दे दो आप। तो ऊपर ये पूरा टर्मिनल कितना है? आर। और अभी अभी हाल फिलहाल में क्या पता किया कि 3 ओम और 6 ओम किसमें है? तो कर लेते हैं, बिकॉज नोट डाउन करना है। 3 ओम, और 3 ओम का ऊपर वाला टर्मिनल देख लेते हैं कहां पे है। परफेक्ट सेटिस्फाइड। और नीचे वाला टर्मिनल कहां पे है? पी। तो वो क्यू पे कनेक्टेड नहीं हो रहा है ना। तो अच्छा एक काम करो, पैरेलल करने के बाद कर सकते हैं क्या? पैरेलल करने के बाद वो किससे कनेक्टेड है? ये वाला पॉइंट क्या था? क्यू ही था ना ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो 3 और 6 को पैरेलल करो। 3 इंटू 6 डिवाइड बाई, कितना आ रही है? अरे जल्दी बताओ, 2 है ना, ये तो स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट वन, ये 7 ओम किससे कनेक्टेड है? पी टर्मिनल। पी टर्मिनल तो हमने दिखा ही नहीं अब तक, और वो जाकर क्यू तक जा रहा है। आर पी। ये वाला टर्मिनल, एक मिनट, ये और ये तो ये सेम नहीं है, तो 2 और 2 तो आपस में पैरेलल हो गया था। उसके बाद 3 और 6 आपस में पैरेलल हो गया था। और 7 का टर्मिनल क्यू पे कनेक्टेड है, और ऊपर वाला 3 जहां पे है 6 वहां पे है। 3 और 6 और 7 का ऊपर वाला टर्मिनल तो सेम है। पी का एक टर्मिनल वो वाला था जो कि उसके ऊपर कनेक्टेड है, और 3 जब 6 के साथ पैरेलल हो जाएगा। किसको? पी, पी आर और पी क्यू। पहले ये बताओ, यहां तक का अप्रोच सही है? 5 ओम के पैरेलल में ये वाला रेजिस्टेंस है, ये तो डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, उसको कनेक्ट कर दिया, तो ये क्यू 7 क्यू पे जा रहा है। 7 का एक टर्मिनल क्यू पे है, और ये टू पैरेलल में है। 2 और 2 पैरेलल करके कितना कर लिया? आगे उसमें करंट सोर्स किस में लगा हुआ है? वैल्यू कितना है उसका? 5 एम्पियर। ये और ये कनेक्ट हो चुका है। ऊपर वाला टर्मिनल तो आ रहा है। ये दोनों पैरेलल में करेंगे तो दिक्कत है ना। इस 7 ओम को कैसे बनाना है बस ये बताओ। उसके रिजल्टेंट के। ओके फिर ठीक है। 3 और 6 किस में था? वैल्यू कितना आ रहा है उसका? और ये जो 7 है, इसको पैरेलल करने के बाद 7 के साथ सीरीज में करें। और ये वाला 2 और ये वाला 2 किस में हो गया? 1 में हो चुका है। तो ये 2 ओम है जो कि 3 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, उसके आगे क्या है? 7 ओम। अच्छा है क्वेश्चन।
अब आगे करंट डिविजन अप्लाई कर लो, बस सीरीज और पैरेलल का किस्सा था। किसमें करंट चाहिए? यहाँ पे करंट चाहिए। आई आई नॉट लिख दो आप। देखो मैंने ये कहा था कि करंट सर्किट में एंटर करना चाहिए क्या? करंट सर्किट में एंटर कर रहा है, तो आई नॉट मेन करंट कितना आ जा रहा है ये बताओ। मेन करंट कितना आ जा रहा है? 5। जिसमें इंटरेस्टेड हो वो ये वाला ब्रांच है, बगल वाले का मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई 7 8 9 + 1, ये दोनों तो 9 है। आंसर तो ठीक आ रहा है जिस हिसाब से कैलकुलेशन है, कितना आ रहा है? तो 1/2 एम्प पे लिख देता हूं मैं। इसलिए मेरे को भी टाइम लग गया क्योंकि मैं 7 को हैंडल नहीं कर पा रहा था। क्वेश्चन ठीक है। क्रैमर रूल लगा दिया क्या? स्टार मार्क द न्यूमेरिकल। देखो ये 2 और ये 2 पैरेलल में तो दिख रहा था स्टार्टिंग में, 3 और 6, ये जो लाइन शॉर्टेड है ना इसके वजह से 3 और 6 किस में था? शंटेड। तो पैरेलल में लेने के बाद ये चला गया यहां पे। उसके बाद 3 और 6 जब पैरेलल में हो जाएंगे तो 2 बनेगा, और वो 2 इन सीरीज विद क्या है? 7। इस अप्रोच से किसने किया था सॉल्व? ओके ठीक है। गुड बेटा। आंसर भी आ गया था। वो कंट्रोल सिस्टम जिनका हो गया है, हर दिन 2 3 क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर दो कॉपी में। एक हफ्ते का टाइम दिया है तो फिर कॉपी चेक भी होगी उसके बाद। एंड 15 डेज के बाद देख लेना कितना दिन हो रहा है, तो जो संडे आएगा उसमें कंट्रोल का और कैलकुलस का टेस्ट होगा। और उसके 15 डेज बाद नेटवर्क थ्योरी का, सिर्फ नेटवर्क थ्योरी का टेस्ट लूंगा मैं। मतलब 1 महीना है नेटवर्क थ्योरी के टेस्ट में, चाहे जितना भी सिलेबस हो, जितना हमने क्लास में कराया, बेस्ड ऑन दैट वन। अगर कहोगे तो आगे स्टार्ट करेंगे हम। फैन ऑन करना है। क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर सबस्क्रिप्ट स्मॉल ए बी। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ए बी फॉर द सर्किट शोन। जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला न्यूमेरिकल होता है तो सर्किट रिलेटिवली बड़ा बनाया करो, ठीक रहेगा, ताकि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्लियरली दिखाई दे। आपको स्टार डेल्टा पढ़ के आने को कहा था। अब जल्दी कहो नहीं पढ़ के आए।
मेरे को लग रहा है ये न्यूमेरिकल पहले आना चाहिए था कंपेयर टू दैट न्यूमेरिकल। वो गेट का है और ये अलेक्जेंडर साडुको का है। मैं कभी भी सोर्स नहीं छुपाऊंगा बेटा। जो भी सोर्सेस होगा ना, कि कहाँ से उठा रहा हूं मैं करके, क्योंकि मुझे पता है अब कहीं ना कहीं पे कोई भी स्टूडेंट सोर्स ढूंढ लेगा। भले पढ़ाई करे ना करे, ये तो क्लियर हो जाएगा कहाँ से पढ़ा रहा है। इसलिए स्टैंडर्ड बुक्स, कल देखना मैंने स्टेटस में एम रॉस नाम लिखा था प्रोबेबिलिटी की बुक में, उसको ध्यान नहीं दिया होगा आपने। उसी को ध्यान देना है आपको कि सर प्रोबेबिलिटी पढ़ा कहाँ से रहे। लेकिन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एनसीईआरटी तब उस न्यूमेरिकल को वहां से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बेसिक्स एनसीईआरटी में बेटर दिया हुआ है। तो ना उस न्यूमेरिकल को करने से पहले इस पे ध्यान दो, आप एक बार इसको ट्राई करो। और आंसर नहीं बताना है, अगर हो गया होगा तो बॉडी लैंग्वेज से या आंखों से बता दो कि हो गया है सर करके। हो गया होगा। स्टार्ट करने से पहले जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया उसको देख लो आप। नीचे का पूरा पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल का मतलब है वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन एनी टर्मिनल। कुछ भी अल्फाबेटिकली नाम दे दो, सब पॉइंट एक ही है, जिसको हम इक्वी पोटेंशियल कह सकते हैं। इक्वल पोटेंशियल। हो गया होगा। यार जो जो दिख रहा है वो एक बार डिस्कशन कर ले। 5 और 1 किस में? वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बताओ फिर। एंड प्लीज लुक एट द बोर्ड। 5 और 1 किस में था? 6। पैरेलल करो, वैल्यू बताओ। 2.4 ना? हाँ तो 2.4 आगे बताओ। तो ये कितना आया था? 6 ओम। अब सही है। 6 और 4 किस में दिख रहा है? एक काम करो, 6, 4 और ये 12 देखो। नीचे नीचे इसलिए मैंने पहले हाईलाइट कर दिया था। यार ये पूरा पॉइंट सेम है क्या? और ये 6 का नीचे वाला टर्मिनल, 4 का नीचे वाला टर्मिनल, और इधर कुछ रेजिस्टेंस जो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है मेरे को, और 12 का नीचे वाला टर्मिनल देखो।
सेम है। अच्छी बात है। तो एक ही बार में ये कर लेते हैं हम। 1/6 प्लस 1/4 भी सही है, परफेक्ट, और 1/12 भी सही है, एंड नाउ दैट इज इक्वल टू 1/r। इक्विवेलेंट लिखूंगा तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि मैं आर ए बी फाइंड आउट कर रहा हूं। RX लिख देता हूं। ये तो क्लियर है ना भाई, स्कूल लाइफ में इससे टफ न्यूमेरिकल किया हुआ है आपने। RX इज 2 ओम। 2 ओम। जो बना होगा ना 12, 4 और 6 का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आपने बनाया होगा ना, वो आप बनाने के बाद देखना 1 के साथ सीरीज में दिख रहा होगा। तो बना दे हम इधर पे। उसके बाद तो मुझे लगता नहीं कि न्यूमेरिकल में और बच गया है। 10। फिर क्या है आगे बताओ। कहना पड़ेगा ना भाई। ये ए एंड है, ये वाला बी वाला एंड है। दिस इज 10 ओम। दिस इज 3 ओम। 6। यार 6 और 3 किस में दिख रहा है? तो यहीं पे कर लेते हैं हम लोग। यहां पे ये लिख देता हूं बस। 3 ओम इज इन पैरेलल विथ, कितना आया वो, 2 क्या, ओम्स। उसके आगे ये दिख रहा है 1। 1 और पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवरऑल निकाला था उधर। सही है इतना। और वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना था? 2। ये वाला, ये तो 2 है। हो गया भाई। आंसर बताओ। देखो बेटा, अगर आप कैलकुलेशन करोगे क्लास में तो सदमा बर्दाश्त कर लोगे। एग्जाम पे अगर इतना करने के बाद अगर कैलकुलेशन गलत हुआ ना, तो उसके लिए हो सकता है 1 साल पछताना पड़े और फिर मैं हेल्पलेस हो जाऊंगा। ये मैसेज है इसके थ्रू जो मैं डिलीवर कर रहा हूं पूरी क्लास को। जैसे इमेजिन करो यहां तक आप सही करते हो, और इसके बाद ड्यू टू कंसंट्रेशन लैग आप एग्जाम पे गलत वैल्यू कैलकुलेट करते हो। 11.2 आना चाहिए था, मान लो आपका 11.3 भी आ गया और वो एनटी दे दिया। तो वो सेट किया होगा। अप टू 1 डेसिमल प्लेस मान लो अगर लिखता है तो वो लिखा होगा 11.1 से लेकर 11.3 तक, तब तो सेटिस्फाई हो गया। अगर बियॉन्ड चला गया ना, तो 0 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि वो एनिटी न्यूमेरिकल है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो कैलकुलेशन में बार 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 कह रहा हूं, मैं कितनी भी गलतियां करूं कैलकुलेशन में, मेरा काम नहीं है। ठीक है, मेरे को जो करना था वो कर लिया। आप बस देख लेना कि आपका कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए। चलें आगे। देखो, कंसेप्ट गलत कर रहे हो फिर आंसर गलत आ रहा है तो एक्सेप्टेबल भी है। कंसेप्ट सही करके कैलकुलेशन गलत नहीं करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखो। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, पहले यही लिख लो। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। प्रोबेबिलिटी बदल चुका हूं मैं, आप जानते हो। सब कुछ बदल दिया ना, पूरा बदल दिया। अभी अगले साल आओ फिर बदल दूंगा। रेसिप्रोकल ऑफ, बिकॉज बुक्स बदलेगा तो कंसेप्ट सेम रहेगा, बट सीक्वेंस, न्यूमेरिकल कंसेप्ट, एक एक वर्ड को पहचानने वाला सब चेंज कर दूंगा। या तो एक ही काम है ना, पढ़ना और पढ़ाना। आप ये बताओ, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ इंपेडेंस क्या होता है? एंड रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस क्या होता है? ससेप्टेंस। तो सब पढ़ना है, लेकिन अभी क्या पढ़ना है, वो आगे जो पढ़ना है वो पढ़ेंगे हम। अभी बताओ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? पक्का? लिखना बाद में, पहले समझो आप। ये वाला याद है, छोटा v इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू स्मॉल आई। तो रेजिस्टेंस का मतलब हम ये भी लिख सकते हैं क्या, dv/di इज इक्वल टू वॉट। ओ ये सही है। वो कंडक्टेंस के लिए ये लिख रहे हैं हम लोग, स्मॉल आई इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू। अगर आपको लग रहा है सर आप गलत लिख रहे हो, अलेक्जेंडर साइड को देखो, सारा भ्रम दूर हो जाएगा। फिर di/dv इज इक्वल टू कितना। इस ओम्स लॉ को थोड़ा मतलब मॉडिफाई करके क्या हम ये भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू v/r। नाउ कंपेयर एंड गेट मी द वैल्यू ऑफ G आफ्टर कंपेयरिंग दैट इक्वेशन विद दिस।
कितना आ गया जी इज इक्वल टू, लेट्स टॉक अबाउट यूनिट। जी का यूनिट बताओ। जी मतलब कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस का यूनिट बताओ। ऐसे लिखें और ऐसे लिखें, एक और स्पेलिंग होता है वो तो बताओ। ये एकदम सही है इतना। फुल फॉर्म बताओ इसका। अरे स्पेलिंग स्पेलिंग। एस ई होता है बेटा। सीमेंस की स्पेलिंग क्या होती है? एस आई ई एम, स्टार्ट राइटिंग। एस आई ई एम ई एन एस। जिस जिस जगह पे मुझे लगेगा कि ये वाला जगह बहुत जरूरी है, मतलब ये वाला टाइम बहुत जरूरी है डेरिवेशन के लिए, वहां पे आपके बिना कहे मैं आपको डेरिवेशन कराऊंगा। और मैं डेरिवेशन तब कराऊंगा जब लगेगा कि यार एग्जाम पे ना इस डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट रिलेटिवली ज्यादा पड़ेगी करके, तब। हो गया। क्वेश्चन लिखो। फाइंड द इक्विवेलेंट, पहले यहां तक लिख लो फिर क्वेश्चन लिखो। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी लिखना है आपको। पहले जितना बोर्ड पे लिखा है वो पहले आप कंप्लीट करो। लिखो। फाइंड द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। फाइंड द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो जी equivalent conductance and eventually determine equivalent resistance and eventually determine equivalent resistance। बेटा कंडक्टेंस का सिंबल जानते हो कैसा होता है? रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के सिंबल में कोई अंतर नहीं है, ध्यान रहेगा। आप सब कॉन्शियसली जानते थे बट एक्टिवली आप नहीं जानते थे कि ये रेजिस्टेंस का सिंबल है या कंडक्टेंस का। हाँ, जब तक मेंशन ना हो वो रेजिस्टेंस भी है वही कंडक्टेंस भी है। मैसेज याद रहेगा। आइए आइए। जितने बार भी मैंने फ्लाइट की टिकट खुद के पैसे से कराई है, कभी लेट नहीं हुआ हूं एयरपोर्ट। मैसेज क्या है? क्योंकि पता है लेट जाओगे और फ्लाइट टाइम में निकली तो बाय भी नहीं कर पाओगे। अरे निकल गया। जब खुद के पैसे दिए होते हैं ना आपने, तो समझ में आता है प्रेशर क्या होता है करके। टाइम पे आओ बेटा। मैं बार बार कह रहा हूं, किसी भी स्टूडेंट को कितना भी नेटवर्क थ्योरी आ जाए, किसी भी टीचर को कितना भी नेटवर्क थ्योरी आ जाए, मेरी क्लास में वो स्टूडेंट ही बनेगा। काम तो मेरे को भी रहता है ना बेटा। इस पूरे साल भर मेरे को तो काम नहीं था। आप लोगों को पता है आप लोग की एक भी क्लास कैंसिल नहीं हुई है इस पूरे साल, स्टार्टिंग फ्रॉम 12th of January। एक भी क्लास कैंसिल नहीं हुई है। लेट एक दिन हुआ था, मैं मुझे याद है, जब स्टिफ नेक वाला इश्यू हुआ था। याद है? तब मैं शायद 7:30 के आसपास पहुंचा था। हम्म। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट समझा देता हूं, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये 1/12 है, ये 1/8 है, ये 1/5 है और ये 1/6 है। इतना समझ में आ रहा है? बट पहला पार्ट क्या है मुझे ये बताओ, आपको कहना पड़ेगा क्या फाइंड आउट करना है। इक्विवेलेंट क्या, पूरा नाम बताओ ना।
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो सीरीज में पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाओ और पैरेलल में सीरीज वाला फॉर्मूला लगाओ, याद रहेगा सबको। सीरीज में पैरेलल वाला फॉर्मूला और पैरेलल में सीरीज वाला फॉर्मूला, क्योंकि रेसिप्रोकल है। कंडक्टेंस का मतलब ठीक है, एक जगह पे लिख देते हैं हम। सीरीज में हमें पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाना है और पैरेलल में सीरीज वाला फॉर्मूला लगाना है। तो देखो जरा बेटा, ये 8 और 12 किस में कनेक्टेड है पहले ये बताओ। और जब मैं समझाता हूं ना, अगर आपको लग रहा है नहीं नहीं मैं लिख लेता हूँ, नहीं, समझाते वक्त आपका केयरफुली ध्यान देना है, क्योंकि कभी ना कभी मैं ऐसे करूंगा कि अब आप सॉल्व करो, तो फिर टैलेंट वहां पे शो करना है। 8 सीमेंस और 12 सीमेंस आपस में पहले बताओ कैसे कनेक्टेड है। क्योंकि वो रेसिप्रोकल बिहेवियर ऑफ रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल बिहेवियर है ना ये। तो हम रेजिस्टेंस होता तो क्या लगाते, पैरेलल, ए इंटू बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। तो इसमें सीरीज वाला फॉर्म लगाओ। तो जब आप सीरीज वाला फॉर्म लगाओगे तो 8s + 12s कितना आ गया, 20s। सीरीज में पैरेलल वाला फॉर्मूला और पैरेलल में सीरीज वाला। ये 20s के साथ ये 5 बताओ किस में कनेक्टेड है। हो गया, ये 6s ठीक है। ये वाला कितना है वैल्यू, 5 सीमेंस ठीक है। उसके साथ वो 20 किस में है। अब 20 सीमेंस और 5 सीमेंस आपस में सीरीज में कनेक्टेड है ना। तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे। तो मैं ऐसे कर दे रहा हूं मैं। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, दैट मीन्स R1 इंटू R2, या तो यहाँ पे कंडक्टेंस है तो G1 इंटू G2। तो 20 इंटू डिवाइड बाई, ऐड करो, तो कैलकुलेशन इजी है। 5 5 5 4, 4 क्या, वो 4s और ये 6s पैरेलल में है तो ऐड हो जाएगा। पैरेलल में कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम, अरे कहो तो जरा। हाँ, तो क्वेश्चन खत्म हो गया अभी। इस न्यूमेरिकल में रेजिस्टेंस बना के सॉल्व करना अच्छा था रिलेटिवली। मैं सिर्फ इजी अप्रोच की बात कर रहा हूं। इस क्वेश्चन पे हम वापस पूछ रहे हैं आपको। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मान लो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता, तो कंडक्टेंस बनाकर सॉल्व करना रिलेटिवली आसान है या रेजिस्टेंस बनाकर। हम्म क्यों पता है, क्योंकि जैसे ही आप रेजिस्टेंस बनाओगे ना तो सब 1/12, 1/8, 1/5 और 1/6 हो जाएगा। तो P बाई क्यू में हम प्रिसाइसली मैथमेटिकल कैलकुलेशन के सेंस में P बाई क्यू में हम नीचे Q को क्या रखना पसंद करते हैं, रैशनल नंबर। कैलकुलेशन आसान करने के लिए P बाई क्यू है, तो Q रिलेटिवली क्या करोगे आप, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। फिर इस टर्मिनल के बीच में, A और B टर्मिनल के बीच में कंडक्टेंस बताओ। पैरेलल में सीरीज वाला फॉर्मूला लगाओ तो सिंपली ऐड हो जाएगा R1 + R2। कितना आ गया, 10 क्या। तो इसके आगे भी बोल रहा है इवेंचुअली आप RAB निकालो। RAB इज सेम एज 1/GAB। कितना आ गया, 1/10 करो, 0.1 क्या। चलें आगे।
हम्म। नहीं मैं समझा नहीं कहाँ पे। तो ये दोनों मिलाकर 4s बना। नहीं तो ये दोनों मिलाकर एक ही बना ना बेटा। ये अगर इसको ही उठा के यहां रखोगे, यहां रखोगे, यहां रखोगे, यहां रखोगे, बात एक ही है। मैं समझ गया आपका डाउट क्या है। ये अगर ऐसे स्लाइड होकर यहां पे जाएगा, बात तो एक ही है ना बेटा, ये वाला वोल्टेज पैरेलल होगा। ये डाउट बड़ा कॉमन से है, लेकिन एक बार क्लियर रख लो इसको। स्टिल वो पैरेलल में है। बात समझ में आ गई तो बताओ। वो पैरेलल ही है बेटा। पैरेलल को डिटरमाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। इधर देखो, जो भी वोल्टेज इस R1 का है, केवल लगाने से सेम वोल्टेज R2 का भी वही आएगा, केवीएल लगाने के बाद। तो केवीएल इंपॉर्टेंट है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। डायरेक्टली पैरेलल कहने से पहले आप ये प्रूव करो कि वो वोल्टेज दोनों एलिमेंट के क्रॉस सेम है। चलें आगे। क्वेश्चन लिखो लास्ट वन, फिर उसके आगे क्वेश्चन चेंज कर दूंगा मैं आगे। फाइंड द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फॉर द गिवन सर्किट। फाइंड द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फॉर द गिवन सर्किट। इसके बाद आगे चलेंगे हम। बार बार रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन नहीं करना है। क्वेश्चन क्या था। फाइंड द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फॉर द गिवन सर्किट। फिल इन द ब्लैंक मान लेना आप, एनी टी न्यूमेरिकल। एस मतलब सीमेंस, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। वो रिपीट तो नहीं करना पड़ेगा ना आपको, कंट्रोल सिस्टम का जो क्वेश्चन पेपर है उसको रेक्टिफाई कर लिया हूं मैं, फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप में रेक्टिफाई करने के बाद। तो उसको सॉल्व करना है आपको। 1 वीक का टाइम सफिशिएंट है। क्वेश्चन आंसर, और जो एकदम ट्रिवियल है ना, जो बहुत डायरेक्ट था थ्योरेटिकल वाला, उसको आप हटा देना। तो मुझे लग रहा है मोटा मोटी 15 न्यूमेरिकल के आसपास होगा। डिस्क्रिप्टिव वे में सॉल्व करना है उसको।
आंसर कितना आ रहा है? हाँ, यार पता नहीं, ये तो ओरली सॉल्व हो जा रहा है क्या? मतलब ओरली मतलब वर्बली, एक बार देखना तो। 6 और 12, सर हम तो देख नहीं पाए, तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि जब मैं समझाता हूं तो सुनना है। ये नहीं दिख रहा आपको सीरीज में? वो सीरीज में क्यों है? करंट सेम होने की वजह से। जो भी करंट आप इसमें फ्लो करवाओगे, ऐसे या ऐसे किसी भी डायरेक्शन पे आप फ्लो करवाओ, दोनों एलिमेंट में करंट क्या होगा? इसीलिए वो सीरीज में है। तो सीरीज में मैंने कहा था अगर रेसिप्रोकल बिहेवियर है तो रेजिस्टेंस का उल्टा वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। ये है आपस में कैसे? सीरीज में। तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाओ। कितना आया? 6 into 12 डिवाइड बाई 18। कितना आ जा रहा है ये? 4s। हो गया। वो 4s और ये 2s पैरेलल में दिख रहा है ना? ये 4 बन गया है क्या? देखो 2 का जो भी वोल्टेज है वो किसको मिल रहा है? इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन को। और सीरीज करने से कितना आया? तो अब ये जो भी वैल्यू आई थी, साथ साथ ये 2 किसके साथ कनेक्टेड है? तो पैरेलल में सीरीज वाला फॉर्मूला लगाओ। 4 और 2 क्या आया? 6 क्या? ऊपर वाला देखकर बताओ, ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है? वैल्यू बताओ। अरे, सीरीज में पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाओ और पैरेलल में सीरीज वाला फॉर्मूला लगाओ। तो सीरीज वाला जब फॉर्मूला लगाओगे तो 4 और 8 कितना आ गया? वो एक सिंगल एलिमेंट है। इसको आपस में एक सिंगल नोड बना लो। उस टर्मिनल से जब हम निकल रहे हैं तो सबसे पहले हमने जो इक्विवेलेंट ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ है 8 और 4 का, पैरेलल करने के बाद कितना आया? 12s इज द वैल्यू ऑफ द कंडक्टेंस। नीचे कितना आया है? ये दोनों पैरेलल। यार, यहां से लेकर इस पॉइंट को एक डॉट में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? कंप्रेस या श्रिंक। कितना है ये? अब सीरीज में है तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाओ। कितना था ये? हाउ इज द न्यूमेरिकल? 4 आंसर आ रहा है क्या? हो गया अभी? ठीक है। जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है ना, उनको पता है कि एक टाइम पे जब हम थेवेनिन और नॉर्टन पढ़ेंगे तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का फ्रीक्वेंट रिक्वायरमेंट आएगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम। डिटरमाइन द करंट इन ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस। डिटरमाइन द करंट इन ईच एंड एवरी, क्या? एंड ऑल्सो डिटरमाइन the voltage V1 and also determine the voltage V1 and V2। लास्ट क्लास का न्यूमेरिकल पढ़े हो ना आप सब? 40 ohm, this is 10 ohm, 30 volt, 6 ohm, 12 ohm। जो करंट मेंशन कर दिया है तो उसका तो डिस्कशन ही खत्म हो गया।
प्लस माइनस V1 मेंशन किया हुआ है, एंड दिस इज प्लस माइनस ऑफ V2 मेंशन किया हुआ है। तो सब फाइंड आउट कर लेते हैं, और यहां पे एक I2 मेंशन किया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, उसके लिए आप बिल्कुल आपको टाइम दिया जाएगा। बट अब बोर्ड पे आओ, पहले लिख लो, फिर बोर्ड पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, इस क्वेश्चन से जितना सीख सकते हो सीखना है आपको। इसमें आप मेश एनालिसिस लगा सकते हो, तो तीन वेरिएबल बनेगा। जब तक सिलेबस खत्म नहीं हो जाता एनालॉग और नेटवर्क का, ये बार बार हम करते रहेंगे। क्या मतलब है इसका? एक तो ये सब के सब एक ही पॉइंट है, और हम इसको ग्राउंड लेना प्रेफर करेंगे, यहां तक बताया था। जब सिलेबस एंड होगा और हमारे पास टाइम रहेगा ना, तो अर्थ ग्राउंड, चेजेस ग्राउंड, सिंगल ग्राउंड के बीच में डिफरेंसेस देख लेंगे। बट एग्जाम में तो पूछेगा नहीं कि चलो डिफरेंस बिटवीन लिखो, 4 नंबर देता हूं मैं आपको, ऐसे तो नहीं करेगा। तो ग्राउंड सही है इतना। लास्ट क्लास में मैंने ये कहा था, जो भी आप वोल्टेज देखना देखोगे या देखना पसंद करोगे, आप उसको हमेशा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखोगे। अब सुनते जाइएगा, इट्स नॉट अबाउट सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल, इट्स अबाउट सॉल्विंग एनी अदर न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द सेम कंसेप्ट। यहां पे मान लो एक रेजिस्टेंस होता, कोई भी वैल्यू ले लो, आपकी मर्जी, कोई भी वैल्यू इमेजिन करो अपनी मर्जी। तो ना पता है मैं क्या करता, इसको उठा के ना यहां लगाना पसंद करता। इमेजिन करो कि ये रेजिस्टेंस सर्किट में गिवन होता, तो ये वाला वोल्टेज 30 वोल्ट नहीं कहते आप। अब याद रहेगा, ये पहले भी हो चुका है। तो अगर वो ऐसा होता है ना, तो उस रेजिस्टेंस को उठाकर मैं यहां करता, क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस और ये 30 वोल्ट आपस में किस में, सीरीज में। और उठा के यहां पे भी रखो, अभी भी क्या है, सीरीज में। और लैब लैब में भी कर सकते हो इसको, सही है इतना। बट वो रेजिस्टेंस है इस न्यूमेरिकल में या नहीं है? अब ये वाला वोल्टेज कितना है, मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, और आपको भी लिखना है ना, ऐसे नहीं कि मैं अपने लिए लिख रहा हूं। ये वोल्टेज कहां से मेजर कर रहे हो, मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड। जब कोई वोल्टेज ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मेजर किया जाएगा, तो उस वोल्टेज का नाम होता है, पढ़ाया है पहले, बताओ क्या नाम होता है? जब कोई वोल्टेज ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मेजर किया जाएगा, तब क्या कहोगे उसको? एब्सोल्यूट वोल्टेज। देखो V1 एब्सोल्यूट वोल्टेज नहीं है बेटा, बट V2 एब्सोल्यूट वोल्टेज है, क्योंकि उसका एक टर्मिनल, कोई भी छोर, ऊपर वाला नीचे वाला वॉट एवर ग्राउंड होना चाहिए। यार ये जो V2 वोल्टेज है, उसका एक टर्मिनल, एक मतलब कोई भी ग्राउंड को छू रहा है क्या? तो V2 क्या है? एब्सोल्यूट वोल्टेज। लेकिन V1 का एक टर्मिनल इधर जा रहा है, ग्राउंड है ये नहीं है, और एक टर्मिनल ये ग्राउंड है। तो V1 एक रिलेटिव वोल्टेज है। तो अभी एक ही वोल्टेज को समझो आप, अगर कोई वोल्टेज ग्राउंड से मेजर किया जा रहा है, तो वो वोल्टेज क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट वोल्टेज। इतना सही है। ये वाला वोल्टेज बताओ क्या दिख रहा है आपको? ये वाला वोल्टेज, या तो ये पूरा एक दिख रहा है क्या? और उससे भी बेहतर, देखो, ये ऐसे करके ये और ये और ये और ये पूरा ऐसे सब क्या है, क्या दिख रहा है? ये सेम वोल्टेज है, बट ऐसे करेंगे अजीब सा दिखता है सर्किट, इसीलिए एक सिंगल पॉइंट। और अगर और आपको समझना है तो मैं तो ये कर रहा हूं, पहले सुनना है, पहले सुनना है अच्छे से, एंड फिर ये सब पॉइंट्स क्या है, सेम है।
और यहाँ का वोल्टेज मतलब, या यहाँ का वोल्टेज मतलब, ये यहाँ का वोल्टेज मतलब कहाँ से मेजर करेंगे हम? कोई भी वोल्टेज अगर आप लिखोगे, नोडल पोटेंशियल में जो वोल्टेज असाइन करते हो आप, वो हमेशा कहां से होता है? फिक्स। तो वोल्टेज तो दिख रहा है ना, मैं जानबूझ के यहाँ पे वी एक्स वी वाई क्यों करूं? ये वोल्टेज बताओ, ये वोल्टेज कितना है? ये दिखा? बस। ऐसे नहीं कर सकता मैं। मार्क दिस वोल्टेज इज व्हाट? V2। नोडल अप्लाई करें वहां पे? क्या अप्लाई कर रहे हैं जरा बताओ? नोडल अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला, मैंने ये वर्ड यूज किया होगा। स्पेलिंग छोड़ दो, बाहर में गया स्पेलिंग। मतलब उस जगह पे अगर नोडल अप्लाई कर रहे हो तो बाकी सारा वोल्टेज दुनिया का छोटा ही नजर आएगा। अब कर दो V2। सुमन बोर्ड पे देखो बेटा, क्योंकि आप नए हो तो शायद आप नहीं जानते कि कैसे पढ़ाते हैं सर करके। V2 नीचे देखो, V2 माइनस ग्राउंड डिवाइड बाई। अब यहां आ जाओ। ये ना ऐसे पास पास लेके आओ, ऐसा ना, कई बार क्या थोड़ा था पता है स्टूडेंट को, यार यहाँ का करंट तो ठीक है लेकिन ये वाला करंट तो लिया ही नहीं सर ने। वो सब पास पास ऐसे लेके आके एक डॉट बना दो इसको ऐसे। अब ठीक है? तो V2 माइनस ग्राउंड डिवाइड बाई, तो V2 माइनस ग्राउंड डिवाइड बाई वॉट? 40। V2 ये तो जानता हूं मैं, बट ये वाला वोल्टेज डायरेक्टली 30 क्यों कह सकते हैं हम ऐसी हवा में? क्योंकि वो वोल्टेज ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो V2 माइनस लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड बाई, अब ऊपर से चलो, V2 माइनस 30, V2 माइनस ऑफ 30 डिवाइड बाई क्या? 12। एक, दो, तीन, चार। इस जगह पे आके खड़े हो जाओ, देखना कितने ब्रांच आके मिल रहे हैं। एक, दो, तीन, चार। तो चारों का एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज कितना आया? नेक्स्ट वन, ये 12 और 6 आपस में कैसे कनेक्टेड है? प्रूफ, प्रूफ दिखाऊं? प्रूफ देखो। ये क्या दिख रहा है आपको? ये क्या है? V2 माइनस 30 क्या है मेरे को बताओ। मैं देखता हूं एक बार, ये V2 है। इधर का वोल्टेज क्या है? उधर का वोल्टेज क्या है? मतलब इधर का वोल्टेज माइनस उधर का वोल्टेज इस पोटेंशियल डिफरेंस। तो किसका आ गया वो? 6 का। इधर V2, इधर क्या? 30। तो दिस V2 माइनस ऑफ 30 इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, अरे यार इसमें बड़ा दिक्कत होता है, काश ये अपने ब्रेन से काम करता। इज द वोल्टेज ऑफ, अच्छी बात है, एंड दिस वोल्टेज विच इज कमिंग आउट एज V2 माइनस 30। अब ऊपर देखो, यहां करो, इसको जो भूल जाओ, V2 माइनस बाई, दोनों वोल्टेज क्या है? इधर भी देखो, V2 माइनस 30 बाई 6, वी बाई 6 तो छोड़ो ना यार, V2 माइनस 30, ये बताओ V2 माइनस वोल्टेज क्या है? वोल्टेज सेम है, इसीलिए पैरेलल में है। ठीक है? पैरेलल में होगा तो जरूरी नहीं है सेम वोल्टेज। बड़ा ऑब्जर्व, बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट लग रहा है, बट पैरेलल में है इसलिए सेम वोल्टेज है। तो ये बताओ V2 आ जाएगा? इधर देखो, एज्यूम दैट वी हैव कैलकुलेटेड व्हाट? एज्यूम, बोर्ड पे देखो, अभी लिखना नहीं है, दैट वी हैव डन विद द कैलकुलेशन ऑफ, डन विथ कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? V2। अरे, अब एरर होगा इसके आगे, इसलिए बोल रहा था मैं। देखो, यहां तक तो कर भी लेते हैं आप, क्योंकि नोडल पढ़ा है आपको, तो यहां तक कर लेते हैं आप। तो देखो, अगर V2 की कोई भी वैल्यू आ गई है, अगर V2 पॉजिटिव आया है, तो हम लिखेंगे V2 माइनस ग्राउंड बाई 40। जो भी V2 आएगा वो 40 ओम का क्या आएगा? हाँ। अब इमेजिन करो मुझे I1 निकालना है क्वेश्चन के मुताबिक। अब मैं क्वेश्चन पे चला गया,
जब मैं यहां पे लिख रहा था ना तो देखना कैसे कर रहा था, V2 -30/12। तब मैं जब ये कर रहा था ना तो ना मेरा ध्यान I1 में था ना ही V1 में था। यही आपका डाउट था उस दिन उधर। ये V2 है। जब मैं इसमें करंट लिख रहा हूं ना तो ना मेरा ध्यान ना I1 में है ना ही, मैं सिर्फ अपने आप को ही 30 मार्क का मान के सॉल्व कर रहा हूं। ये स्टेटमेंट उसके रिगार्डिंग है, एटीट्यूड नहीं है ये। समझ में आया? तो V2 -30 बाई क्या। अब आगे देखो, आपका जो करंट लिखते हो ना आप ऐसे V2 माइनस ये बाई 12, तो ये तो हाईएस्ट वोल्टेज ट्रीट किया इसने आपको। तो जब ये हाईएस्ट वोल्टेज है तो करंट आपका देखो, पेन का टिप देखना ना, ऐसे सॉल्व किया आपने। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे करंट ऐसे पूछा है, तो ये I1 की वैल्यू आएगी इधर का वोल्टेज 30 माइनस उधर का वोल्टेज V2 जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं, डिवाइड बाई 12 इज द वैल्यू ऑफ I1। पक्का? अब क्वेश्चन का देखो, करंट की डायरेक्शन पे, वाह क्या बात है यार, करंट की डायरेक्शन पे पोलैरिटी ऑफ V1 इज परफेक्ट। ये है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका। इसलिए मैं कहता था माउंट एवरेस्ट लिखो। अब लिख लोगे? स्टार्ट सॉल्विंग। देखो अलेक्जेंडर सडुको में इसको मैश एनालिसिस सॉल्व किया हुआ है, हम तो फ्री है। देखो बेटा, जैसे इलेक्ट्रिकल में अभी फोर्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट है ना, तो नोडल तो पढ़ा होगा। ऐसे तो नहीं कि एक भी क्वेश्चन नहीं कराया होगा टीचर ने, हाँ। तो अभी तो आप टच में हो। जोर से बोलो बेटा। किसका? नहीं, मैं जब सॉल्व कर रहा हूं ना, जब मैं सॉल्व कर रहा हूं इस न्यूमेरिकल को, हाँ, इधर देखो, जब मैं सॉल्व कर रहा हूं ना बेटा, तो मेरा इस पे ध्यान ही नहीं है, मैं इस पे बाद में ध्यान लगाऊंगा सॉल्व होने के बाद, देख लो। ऐसा है। नहीं वो तो V2 के हिसाब से, अच्छा वैसे भी कर सकता हूं। समझ में आ गया मेरे को। सबको आउट गोइंग लिया ना बेटा। हाँ सबको, आप जब सॉल्व कर रहे हो ना तो आप अपनी मन की बात सुनो, वो नहीं जो रेडियो में होता है। देखो ना वहां क्या लिखा हुआ है। माउंट एवरेस्ट लिखने का मतलब, मैं वहां पे एक्चुअली आपको इमोशनल लर्निंग को बढ़ाना चाह रहा था। बाहर में गया कन्वेंशन जो बुक में दिया है, मतलब सॉरी क्वेश्चन पे दिया है, बुक पे नहीं। बाहर में गया जो कन्वेंशन जो बुक में दिया है, ये वाला, पहले सॉल्व कर लो आप। हो गया इतना। उसके बाद ध्यान दो कि करंट कैसे कैसे गिवन था। जब हम यहां पे लेकर सॉल्व कर रहे हैं ना बेटा, जब भी हम नोडल अप्लाई करते हैं तो हम हमेशा सारे करंट को आउटगोइंग ही मानकर चलते हैं। तो आपको लग रहा होगा फिर सर कुछ तो इनकमिंग होगा ना, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा बेटा, क्योंकि एल्जेब्रिक सम है वो। जब भी नोडल अप्लाई करोगे वो नोड सबसे ज्यादा डोमिनेंट होगा। अगर ये 3 लाख वोल्ट भी होता ना तो भी वही करता मैं। और उसके बाद आंसर आ गया। और अगर V2 मान लो सच में 30 से बड़ा है, जो कि मुझे नहीं लग रहा होगा, नहीं होगा, लेकिन मान लो अगर V2 40 आ जाता, तो देखना सारे में करंट देखना नीचे 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 और नीचे आता, तो कन्वेंशनली गलत हो जाता फिर।
इसीलिए V2 आप देखोगे तो कम पोटेंशियल आएगा। इस सर्किट का वैसे भी देखने से बड़ा क्लियर था कि वोल्टेज 30 वोल्ट है, बड़ा। लेकिन हम सॉल्व वैसे नहीं करेंगे, हम जब भी सॉल्व करेंगे तो उस नोड में बैठ जाएंगे और सब जगह पे आउटगोइंग करंट को देखेंगे। जिसको अंदर आना होगा वो उस नोडल इक्वेशंस पे नेगेटिव आ जाएगा। तो हमें बताओ कितना आ रहा है V1, V2? 20 वोल्ट। अरे वाह, न्यूमेरिकल अच्छा है, क्योंकि जब इंटीजर आता है तो आई फील गुड। बताओ कितना आ जा रहा है V2? 20। अब आपको बोर्ड पे देखना है। नोडल एनालिसिस आप लगभग लगभग ये मानकर चलो 25 घंटे, 24 घंटे, मतलब एक दिन नोडल अप्लाई, एक पूरा दिन नोडल पढ़ोगे आप। और नेटवर्क थ्योरी में नहीं, एनालॉग में, मतलब 24 घंटे। अब ये आइडिया दे दिया मैं आपको, ओपैम पढ़ेंगे हम। ठीक है, 24 घंटे हमें ओपैम पढ़ना पड़ेगा, और ओपैम में एक सिंगल कंसेप्ट ही काम आएगा ये। जब मैं कंसेप्ट बदलूंगा ना तो आप रोक देना बीच में। वैसे हो ही नहीं पाएगा कभी भी, चाहे वो प्रैक्टिकल हो या आइडियल हो। अच्छा, ये वोल्टेज कितना आया देखकर बताओ। तो ये वाला करंट तो बड़ा अच्छा है। ऊपर 20, नीचे क्या है? ऊपर 20, नीचे ग्राउंड बाई 40। चलो I2 बताओ। ऊपर 20 है, नीचे ग्राउंड है, डिवाइड बाई 40 है। करंट बताओ। 0.5 क्या? आप लोग देखो बेटा, इट्स नॉट अबाउट सॉल्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बनाना है आपको, इसी क्वेश्चन थोड़ी नहीं लगे रहना। ये कितना है? 20, नीचे क्या है? चलो बताओ। 20 माइनस ग्राउंड बाई 10, 2 एम्पियर। ये कितना है? ये कितना है? तो अब उसमें वही काम करो जो आप पहले करते थे स्कूल लाइफ में। 30 - 20 इज हाउ मच? 10। नाउ 10/6, लेट इट बी एस 10/6 ओनली। 10/6 क्या? एम्पियर। ये कितना है? ये कितना है? 30। तो ज्यादा बड़ा इधर, छोटा वाला उधर। तो 30 - 20 कितना आता है? 10। 10 को आप डिवाइड करो 12 से। तो ये I1 की वैल्यू मुझे यहीं पे बता दो कितना आ रहा है। 10/12। P/Q में और सिंप्लीफाई करो। अरे नहीं, 10/12 को 5/6 पूरा बताओ। एम्पियर। सही है इतना? कितना बाहर जा रहा है? यहां पे खड़े हो सकते हो ना इमोशनली। सर मैं रुको आ रहा हूं। यहां पे आओ। आप बाहर जितनी भी करंट जा रही है सब देखो, 2 और आधा। कितना आ रहा है? 5/6 प्लस 10/6 इज अ लाइक फ्रैक्शन। अरे लाइक फ्रैक्शन ना। तो 10 और 5 कितना आया? 15/6 करो। हाँ, 2 पॉइंट। और जब आप सॉल्व कर रहे हो, पहले ये बताओ हो गया ना? बेटा वो लॉ है। एलियन वाली दुनिया में हो सकता है ना सेटिस्फाई करे, बट हमारी दुनिया में सेटिस्फाई करेगा, कुछ भी हो जाए। तभी ये सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम काम कर रही है। हम कैलकुलेशन एरर कर सकते हैं, केसीएल एरर में नहीं होगा। फाइन। केसीएल कब कब वॉयलेट होगा मैं आगे बताऊंगा आपको। कितना आया? मतलब टोटल कितना आया? बाहर कितना गया? सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन जब सॉल्व कर रहे थे तो देखो क्या कर रहे थे। जब सॉल्व कर रहे थे तो ये क्या है, पहले यहां ध्यान दो। अब बताओ। मतलब यहां पे माउंट एवरेस्ट मैंने क्यों लिखवाया आपको? ताकि यहां पे अगर आप खड़े हो और इस जगह पे नोडल अप्लाई कर रहे हो तो दुनिया में सारी पोटेंशियल इससे कम होंगे। तो सारे करंट बाहर जा रहे हैं। तो आपको अब आपको अजीब लगेगा, सारा करंट कैसे बाहर जा रहा है यार, पॉसिबल ही नहीं है। तो कुछ तो आएगा। जिसको जो आएगा ना उसका टेंशन नहीं लेना है। देखो सॉल्व करने के बाद लास्ट में प्रूव कर दिया कि जितना आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है। बट जब नोडल अप्लाई करोगे मेक श्योर कि उस पॉइंट पे पोटेंशियल पीक पे होगा, मैक्सिमम होगा। और आप सारे आउटगोइंग करंट को ही लिखोगे। जिसको इनकमिंग होना होगा वो देखो बाद में इनकमिंग आ ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द न्यूमेरिकल? जो समझाया हूं वो ज्यादा जरूरी है इसके आगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। लिखो। फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर, फॉर द सर्किट शोन
in the figure, find V1, find क्या, V1. Next, find V2. The power dissipated in 3 kilo ohm. The power dissipated in 3 kilo ohm. ये सी पार्ट है. नेक्स्ट वन, पावर डिसिपेटेड इन 20 किलो ओम. ऑब्वियसली रजिस्टर लिखने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पार्ट, पार्ट बाय पार्ट लिखना है. पावर सप्लाइड बाय द करंट सोर्स. पावर सप्लाइड बोल रहा है ना बेटा, तो जब वो सप्लाइड कह रहा है तो पावर पॉजिटिव लिखोगे या नेगेटिव लिखोगे? पॉजिटिव, क्योंकि वो ऑलरेडी कह रहा है नहीं नहीं आप सप्लाइड पावर बताओ. तो लास्ट पार्ट क्या है? पावर सप्लाइड बाय द करंट सोर्स. लेट मी रिपीट द न्यूमेरिकल. फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर, फाइंड V1, V2. Next one, power dissipated in 3 kilo ohm resistor. Next, power dissipated in 20 kilo ohm resistor. Next one, power supplied by the current source. K ओम, कई बार मैं सिर्फ K लिखूंगा. आप देखोगे ना बेटा, तो डीसी में भी अलेक्जेंडर साडकू में वही रिप्रेजेंटेशन यूज किया है जो ये V2 है. देखो कैपिटल V2 नहीं है, बल्कि आपको कॉलेज में कैपिटल V2 लिखवाया होगा कि चलो डीसी है. हाँ बेटा V1, वो मेरे को याद आ रहा था बीच में, कुछ और सोचने लगा था मैं. V1. 10 o'clock प्रोबेबिलिटी की क्लास है ना हमारी, 10 to 11:30 के आसपास लूंगा मैं. बट ये मान के चलना कि अब क्लास ऐसी चलेगी. कब पता है? आपके सेमेस्टर एग्जाम के बाद. आपके सेमेस्टर एग्जाम के बाद आप 4 घंटे, 4.5 घंटे ब्रेक हटा देते हैं हम लोग. 45 मिनट्स का टोटल ब्रेक दूंगा मैं, 4 घंटे से लेकर 4.5 घंटे. फिर उस टाइम पे प्लीज ये मत कहना सर टीचर बुला रही है, ये वाला काम आ गया, वो वाला काम आ गया. बहुत टफ हो जाएगा मेरे को. फिर वोकेशनल ट्रेनिंग, चलो वो तो नौटंकी अभी झेल रहा हूं मैं. ठीक है, तो ध्यान रखेगा नेक्स्ट ईयर गेट एग्जाम पे रिजल्ट चाहिए. इतना टारगेट कर लो कि 50 मार्क्स आए. और 50 मार्क्स सीएस डिपार्टमेंट नहीं कह रहा हूं मैं. 50 मार्क्स आने का मतलब टॉप 1000 में रैंक इतना कंफर्म है. हो सकता है टॉप 500 में रैंक आ जाए. और जितने लोग फाइनल ईयर में हैं और जिनका और लास्ट लास्ट अटेम्प्ट मार्कर चल रहे हैं, आप 60 मार्क्स टारगेट करो, सही रहेगा. 60 मार्क्स के ऊपर टारगेट करना है, क्योंकि 60 मार्क्स के ऊपर फिर 2 डिजिट की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी. तो आप अपने दरवाजे सारे खोल के रखो कि उतना रैंक आ जाए कि पीएसयू भी, अगर हमारा मन करता है जाने का तो हम जा पाए. मेरे तरफ से कोई भी कमी नहीं होगी. मैं क्लास रेगुलरली लूंगा और मैं हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रख रहा हूँ. जब भी ये कहता हूँ अगले दिन हेल्थ ही खराब होता है, तो मैं ध्यान रखूंगा. क्योंकि मेरे को कंप्यूटर साइंस को भी देखना है, इलेक्ट्रॉनिक्स को भी, इलेक्ट्रिकल को भी, एंड फिजिक्स वालों को भी.
देखो बेटा, एक चीज बता देता हूँ। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था ना, तो मैं भी अलग अलग सब्जेक्ट जब पढ़ता था, तो मुझे लगता था यार कैलकुलेशन में ना थोड़ा सा अंदर से ना वो आ रहा है, निकम्मापन। ये स्टेटमेंट ठीक है? आलस मत करना। सही है इतना? किसी भी टाइप का कैलकुलेशन हो, ऑलवेज अटैकिंग मोड में रहना आप लोग। नहीं यार, मन नहीं कर रहा है कैलकुलेशन का, ऐसा नहीं करना आप, बहुत बहुत टफ हो जाएगा फिर। और आपको याद है मेरा स्टेटमेंट, अगर करंट मिली एम्पियर में है तो रेजिस्टेंस किलो में है, तो वोल्टेज वोल्ट में है। इस बात को लिख लो आप। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट रेदर देन सॉल्विंग न्यूमेरिकल। कि करंट अगर मिली एम्पियर में है, ये तो उसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, V इक्वल टू क्या है, आर आई या आई आर, दोनों एक ही है ना। टाइम पास मत करो, दोनों एक ही है। तो अगर करंट यहां पे मिली एम्पियर में है, तो रेजिस्टेंस को किलो ओम में होना चाहिए। तो हर रेजिस्टेंस किलो ओम में दिख रहा है। कहो ना यार, ये तो बदल नहीं रहा अभी। और करंट किस में है, तो V किस में आएगा, V विल बी इन वोल्ट्स। तो परफेक्ट है, क्योंकि किलो वोल्ट में जाओगे ही नहीं आप नेटवर्क थ्योरी में। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखा छोटा है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, जो शक्तिमान में नहीं थे बचपन में हम लोग देखा करते थे। अच्छा, आप लोग नहीं देखा देगा? शक्तिमान कितने लोग देखते थे? कब देखा तुम लोग? मैं तो खुद पांचवी छठवीं में था जब देख रहा था। तुम लोग क्या कर रहे थे उस टाइम पे? अच्छा, रिपीट होता था। बहुत क्रेज था उसका। उतना क्रेज अब किसी भी हीरो का नहीं आया इंडिया में, बच्चों के बीच में। अब सठी आ गया है वो। पहले ठीक लगता था, बड़ा रोल मॉडल हो गया था जब, क्योंकि वो बिकॉज लास्ट में आता था, मैसेज देता था, तो बड़े अच्छे से सुनते थे सारे बच्चे और फॉलो भी करते थे। बट अब, मयंक वो थोड़ा सा कर्टन बंद कर देना बेटा, ठीक से। ये तो डोरी बंद कर दो। क्या कर रहे हो तुम लोग? कैलकुलेशन में लेट हो रहा है, बात अलग है। लुक एट द बोर्ड। आपको ये बता चुका हूं मैं। नीचे क्या दिख रहा है, सेम पोटेंशियल प्लस क्या है, अरे क्या है साथ साथ, ग्राउंड हो गया था। तो हम क्या इसको नोड ले लें? सिंपल है, प्रिंसिपल है। एक दो तीन चार, चार ब्रांच आके मिल रहा है, ऐसे जुड़ा, ऐसे जुड़ा, ऐसे जुड़ा, ऐसे जुड़ा, हो गया परफेक्ट। तो कैसा नोड है वो? जब दो से ज्यादा ब्रांचेस आकर किसी होल में ऐसे हम इंसर्ट करते हैं, दो वायर से ऊपर, तो वो कैसा नोड है? हो गया। आप ये वाला नोड बताओ, इस नोड का नाम क्या है? दो वायर आकर मिला, एक लेफ्ट से, सॉरी हाँ, एक राइट से आके मिला, एक बॉटम से आकर मिला, तो कैसा नोड है ये? सिंपल नोड। यार ये पूरा वोल्टेज एक ही है या अलग अलग है, बस इतना बताओ। एक ही है, और वो दिख रहा है, ये क्या है? तो जानबूझ के वेरिएबल क्यों बढ़ाना? परफेक्ट ना? क्या है ये बताओ जरा। आगे देखो। इनकमिंग करंट को पूरे सिलेबस में मैं नहीं बदलूंगा, आप भी मत बदलना। और एक और चीज है, कुछ टीचर लोग इनकमिंग को पॉजिटिव लेंगे।
आउटगोइंग को नेगेटिव लेंगे, आपको जो लेना है लो, बट पॉइंट इज फिर क्लास में वो यूनिफॉर्म बिहेवियर नहीं रहेगा। यहां पे चले, तो यहां पे खड़े हो गए तो कितने ब्रांच दिख रहे हैं आपको? एक 1 किलो ओम 3 किलो ओम वाला दिख रहा है, एक 30 मिली एम्पेयर वाला दिख रहा है, एक 5 वाला और एक 20। ये क्या करंट है? ये करंट क्या दिख रहा है? डायरेक्टली आ रहा है ना। आती हुई करंट को क्या लिखते हो आप? तो नेगेटिव लिखने के बजाय आप इक्वल टू के इधर लिख लो। अब सही है। नेक्स्ट वन, V2 माइनस, वेरी गुड, वो माउंट एवरेस्ट याद है? V2 माइनस ग्राउंड बाई वॉट? परफेक्ट। प्लस V2 माइनस ग्राउंड बाई 20। मैंने ये कहा था ना, जब आप सॉल्व करते हो तो ये सब मत देखा करो कि करंट किधर जा रहा है किधर जा रहा है। ये V2 है ना, ये दोनों क्या है? लेकिन डिस्टर्ब मत करना उसको, अनडिस्टर्ब रहने देना, और लिखना आप V2 माइनस क्या, डिवाइड बाई 3 और 1, 4। अच्छा, इक्वल टू क्यों हो गया? सही है, -30 लिखता, इधर भेज दिया। V2 बताओ। 60 क्या? एग्जैक्टली एग्जाम में ना कई बार लगता है कि हम मिली एम्पियर को डील कर रहे हैं, किलो ओम को डील कर रहे हैं, लेकिन सब किलो ओम में है करंट, एक ही करंट है, मिली एम्पियर में है, तो परफेक्ट यूनिट क्या आएगा फिर? हाँ या ना? तो V2 आ गया ना भाई, तो 20 किलो ओम का करंट भी आ जाएगा। और पैसिव कन्वेंशन याद है आप सबको? ऊपर का वोल्टेज बताओ ये कितना आया है, एंड लिखने वाला काम बाद में कर लेना। मैं बता दिया हूं ना आपको, ओपैम्प में 24 घंटे तक नोडल अप्लाई करूंगा, 24 आवर्स तक, और 25th आवर्स में न्यूमेरिकल बन जाएगा आपसे। हाँ, यही पॉजिटिव पॉइंट चाहिए, ऐसा डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं। फिर मेरे पास ना एक कॉपी है, मैं अगर चाहूंगा तो दिखाऊंगा आपको। उसमें वही सारे न्यूमेरिकल हैं जो टीचरों के लेवल से बाहर है। सही है। तो उसमें मॉसफेट ओपैम, जिसमें से एक नोट्स इंस्टाग्राम पे डाला था मैंने, लोगों को पल्ले ही नहीं पड़ा, सिर्फ चंद्रकांत मिश्रा सर ने लाइक किया था उसको, क्योंकि वो 8 ट्रांजिस्टर मॉसफेट यूज करके बनाया था। इवन मेरे से खुद ही नहीं बन रहा था वो, ठीक है, क्योंकि वो बोल रहा था कि नहीं नहीं अब सिमुलेशन करना पड़ेगा करके। देखें आगे, ऊपर 60 है, नीचे क्या है? ग्राउंड है। तो 60 माइनस ग्राउंड डिवाइड बाई 20 किलो ओम, तो 20 किलो ओम है, तो करंट किस में आएगा? मिली एम्पियर में। ऊपर कितना है? 60, नीचे कितना है? ग्राउंड। चलो बताओ। 60 माइनस ग्राउंड बाई 5 किलो ओम, क्या 12 क्या? मिली एम्पियर। यहां पे खड़े हो जाओ इस जगह पे, और देखो दो करंट बाहर जा रहा है, 12 और, अरे यार देखो ना, बताना पड़ेगा ना भाई, कि उस जगह पे खड़े हो जाओ, सिर्फ बाहर जाने वाली करंट बताओ। 12 और 3 कितना बाहर जा रहा है? तो 15 एम्पियर को आना भी पड़ेगा, और कुछ भी हो जाए वो फ्लो होगा, वो आप पे इमोशनल टच नहीं है। सही है इतना? क्या दिख रहा है बेटा? जहां पे डाउट होगा उसी टाइम पे पूछ लेना, ये बेसिक क्लास है। तो मेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा इसके बाद, क्योंकि सब आ चुका रहेगा आपको, केसीएल केवल क्या होता है करके। ऊपर का वोल्टेज कितना है? तो 60 माइनस ग्राउंड बाई 20, करंट आ गया। करंट क्यों मिली एम्पियर में आ रहा है? बिकॉज रेजिस्टेंस किलो ओम में है। ऐसा थोड़ी नहीं कि 60 लाख वोल्ट है। ये बताओ ऊपर कितना है, नीचे? तो 12 एम्पियर आ गया, मिली एम्पियर। तो भाई उतना करंट आना भी पड़ेगा। कितना करंट आ रहा है? 15 क्या? तो 15 आया, बाकी चला गया बाहर। अब यहां पे खड़े हो जाओ, तो यहां पे दो करंट जानते हो आप, तभी तीसरा निकाल पाओगे आप। कितना आता हुआ दिख रहा है? एक 30 आ रहा है, 15 चला गया, तो 15 बच गया। तो ये वाला करंट बताओ, 15 क्या? मिली एम्पियर। तो ये हमने जो रेड कलर का 15 मिली एम्पियर निकाला है ना, वो केसल से निकाला है, वो भी वो वाले केसल से, नोड वाले केसल पे, और ये वाला भी केसल है। बताओ V2 कितना है? ये 60 है ना। ये अलग तरीके से निकाला हूं, और अब निकाल रहा हूं वो ये वाला तरीका है, 60 माइनस ग्राउंड बाई 4, सेम आंसर आ रहा है। परफेक्ट। और वो आना ही चाहिए, क्योंकि लॉ है वो, और लॉ वॉयलेट नहीं हो सकता। तो फिर V1 की पोलैरिटी अब देखते हैं। जब हम सॉल्व कर रहे थे ना बेटा, देखो V1 का कोई डिस्कशन नहीं है,
लेकिन फिर देखता हूं अच्छा V1 ऐसे दिए और मेरा भी करंट भी क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो परफेक्ट पैसिव कन्वेंशन को सेटिस्फाई कर रहा है, करंट की डायरेक्शन पे पोलैरिटी प्लस, और बाद में तो 15 × 3 45 क्या वोल्ट। सब आएंगे, सब आ गया। मुझे लगता है इसका पावर, इसका पावर, इसका पावर, इसका पावर सब निकाल लोगे। जिसका पावर जरूरी है वो देखो, हमारे पास एक करंट सोर्स है जिसका करंट सबको पता होता है। करंट सोर्स की खास बात क्या है, जब सर्किट बनाया था ना तभी जानते थे अच्छा 30 मिली एम्पेयर है, लेकिन सॉल्व करने के बाद पता चला उसका वोल्टेज। तो करंट सोर्स का खास बात क्या है, वोल्टेज सब, सॉरी वोल्टेज नहीं पता होता, करंट सबको पता होता। और ऐसा ये भी हो सकता था कि इसका वोल्टेज जीरो है बट स्टिल करंट, और रियल लाइफ में फोटो डायोड में होता है। वही एक एग्जांपल है जो मैं हमेशा कोट करता हूं, क्योंकि रियल लाइफ में कहां ऐसा बिना पोटेंशियल के करंट फ्लो करवाओ, तो हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन कब, एनालॉग में। ये पूरा वोल्टेज कितना है, तो 30 मिली एम्पियर का वोल्टेज मेरे को बताओ, और ऊपर पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है। तो क्वेश्चन पे डिलीवरिंग पूछ रहा है या एब्जॉर्बिंग, सप्लाइड मतलब डिलीवरिंग ही हुआ, और डिलीवरिंग आ रहा है, पूछो कैसे, करंट कहां से बाहर निकल रहा है। अच्छा तो V × I करो, वोल्टेज कितना है पहले 60, करंट कितना है 30 मिली एम्पियर, तो ये वोल्टेज है और ये मिली एम्पियर है। 6 3 से कितना आया, 100, 6 3 से 18 हुआ ना। अरे नहीं, मैं 100 सुन रहा था, 1800 बोल रहा है, ओके। आगे क्या, मुझे 100 सुनाई दे रहा था, मुझे लगा ये कैसा मल्टीप्लिकेशन है। ओके, वॉट में कन्वर्ट करो इसको, 1.8, 1.8 वॉट हो गया अभी। वो डिलीवरिंग है ना, जब वो ऑलरेडी कह दिया है डिलीवरिंग, तो नेगेटिव मत डालना, क्लियर रहता। वो जो है वो कन्वेंशनल है, कि जब टेलिजेंस थ्योरम सेटिस्फाई करेंगे तब। तो मुझे लगता है सब हो गया। एक क्वेश्चन करते हैं, क्लास ऑफ करते हैं, एंड फिर विल स्टार्ट प्रोबेबिलिटी एट 10 AM। मैं बार बार कह रहा हूं कॉलेज से बस डिग्री लो, यहां बैठकर पढ़ो चुपचाप, तभी होगा। क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग एक बार। 3 लाइट बल्ब्स आर कनेक्टेड टू अ 9 वोल्ट बैटरी। लिखो लिखो, बातें मत करो। 3 लाइट बल्ब्स आर कनेक्टेड टू अ 9 वोल्ट बैटरी। वेट बेटा, रिपीट तो करूंगा ना मैं। 3 लाइट बल्ब्स आर कनेक्टेड टू अ 9 वोल्ट बैटरी शोन इन फिगर। शोन इन फिगर। कैलकुलेट फर्स्ट, मतलब कैलकुलेट ए पार्ट, कैलकुलेट ए पार्ट। द टोटल करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, द टोटल current supplied by the battery, the total current supplied by the battery। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। बी पार्ट लिखो, द करंट थ्रू ईच बल्ब, द करंट थ्रू ईच बल्ब। देखो मैं हर दिन कह रहा हूं अपनी बातें, कि जब नेक्स्ट क्लास में आते हो तो पीछे का सारा एक बार देख कर आया करो, तो धीरे धीरे आपको क्लास ना समझ में आ जाएगा कि क्या सीक्वेंस है, और यही हमें फॉलो करना चाहिए। क्या था सी पार्ट आपका, अच्छा बी पार्ट, द करंट थ्रू ईच बल्ब, गुड। नेक्स्ट वन, सी पार्ट लिखो, रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब,
रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब। जैसा बना हुआ है वहीं से ही बल्ब बना रहा हूं मैं। इनकैंडेसेंट बल्ब नहीं दिया हुआ है, तो ये वाला भी एक बल्ब का सिंबल है। 15 वॉट, 15 वॉट का बल्ब है ये। ये 10 वॉट का बल्ब है। अरे मत बात करो। 20 वॉट का बल्ब है। और कुछ नहीं गिवन है, और 3 पार्ट गिवन है। गेट में जो क्वेश्चन है वो इससे आसान है। मैं बार बार कह रहा हूं, घर जाके जब आप नेक्स्ट डे आते हो आप बस कॉपी पढ़ के आओ। और जितना रिवीजन कर सकते हो पीछे का। डिजिटल भूल चुके हो मुझे पता है। नेटवर्क थ्योरी इसलिए याद आ रहा है क्योंकि चल रहा है। कंट्रोल सिस्टम का टेस्ट हुआ था इसलिए ठीक है। सिग्नल खत्म। नहीं याद है कुछ भी। अगर मैं डीटीएफटी का फॉर्मूला पूछ लूं या पावर सीरीज जेड ट्रांसफॉर्म का पूछ लूं, सही है इतना, मैं सिलेबस धीरे धीरे करके 95% सिलेबस खत्म करा दूंगा। क्योंकि आइडियली 100% पॉसिबल नहीं। हाँ हाँ। तो उसके आगे क्या करोगे? इसीलिए रिवीजन करो। क्लास भी आओ और रिवीजन भी करो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है। आपको गेट एग्जाम पे जो न्यूमेरिकल मिलेगा बल्ब का वो रिलेटिवली इजी मिलेगा। है ना? कह रहे 3 लाइट बल्ब है मेरे पास। हो गया। तो ये एलईडी मानकर चलो, क्योंकि हमें सिलेबस में एलईडी पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल वालों को भी एलईडी पढ़ाऊंगा मैथमेटिकली, ना कि डेरिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो एलईडी पढ़ना है और फोटो डायोड पढ़ना है इलेक्ट्रिकल में भी। क्लियर है तब? और वो फोटो डायोड आपको वहां पे काम आएगा जब आप इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर एज अ बैकअप के रूप में देते हो तो। बोल रहे हैं ऐसे ऐसे बल्ब कनेक्टेड है। फर्स्ट पार्ट बताओ। अच्छा, बल्ब की सबकी रेटेड वैल्यू गिवन है। घर में कोई बल्ब लिया है आपने? आकाश, अरे हर्ष, कहाँ ध्यान है बेटा? उधर। नहीं, तू खोया हुआ था। कहीं जाना है क्या? वो वोकेशनल ट्रेनिंग। हाँ तो फिर ध्यान दो इधर। आप ये बताओ, ये रेटेड पावर है या ऐसे कुछ और पावर है? जो भी पावर गिवन होगा वो रेटेड पावर होगा। घर में कोई भी चीज आता है ना, तो अब से आप उसके स्पेसिफिकेशन को देखना चालू कर दो। हो गया था? तो ये रेटेड पावर है। तो बल्ब का पावर कितना गिवन है सारे बल्ब का? ये बताओ, बल्ब का जो पावर गिवन है वो एक्टिव है या पैसिव है? बल्ब पावर देगा तो एब्जॉर्व करेगा, तो पावर देने वाला यहां पे एक ही है, ये। उसका पावर बताओ। इसका पावर कितना है? इसका, इसका। क्या ये जानते हैं क्या हम लोग? पावर डिलीवर्ड। और ये मत कहना कि सर आपने नहीं कराया था, क्योंकि उसके लिए आप हमेशा रेडी रहोगे कि नहीं कराया था। पावर डिलीवर्ड बराबर क्या? और इसी का मैथमेटिकल फॉर्म ये होता है। मैंने शायद एक दिन करवाया भी होगा, लेकिन ये नहीं पूरा बताया था। सारे पावर को आप ऐड करो। कहां पे किया हुआ है? लेकिन ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं लिखा था। लेकिन पढ़ाया तो था। जितना पावर सर्किट में डिलीवर होगा उतना एब्जॉर्ब होगा। अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो जितना एनर्जी डिलीवर होगा उतना एब्जॉर्ब होगा। अब तुम्हारा कहाँ है ध्यान? नीचे देख रहा है वो। येलो कलर का पेंट है। फोकस लेवल चाहिए ना बेटा। समझ में आया? आप ये भूल जाते हो, आपको 3 घंटे नहीं 3.5 घंटे का कंसंट्रेशन चाहिए। अभी मेरे को अनवांटेड संदीप महेश्वरी नहीं बनना है। लाइफ आपका है। और 20 साल के बच्चे को ये बताना पड़ेगा कि लाइफ आगे कैसे चलेगी। तो 10th क्लास के बच्चे लोग को बताना पड़ता है, 10th 11th 12th में। है ना? ये बताओ, आपको क्या क्या बता चुका हूं पता है? ये कंट्रोल वेरिएबल है, ये एसओपी फॉर्म है, लियोनार्ड यूलर ने दिया हुआ है, ये 1 से लेकर n तक वेरी कर रहा है, यही एसओपी फॉर्म है। आपको हर चीज पता होता है।
और इसलिए बार 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 रिपीट करते हैं। लेट्स कम बैक टू द पॉइंट नाउ। जितना पावर दोगे उतना एब्जॉर्ब होगा। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, वो फिर उसके बाद पूरा स्टेटमेंट रिदम के वे में बोल दो आप, है ना। ऐसा जैसे चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, राइट। ये सही है। एब्जॉर्व कर रहा है, एब्जॉर्व कर रहा है, ये भी एब्जॉर्व कर रहा है। टोटल एब्जॉर्विंग बताओ क्या। 100/9 वॉट्स। अच्छा वाह। 15 और 10 कितना आ गया? 25 और 20। तू क्या वो ट्वेल्थ वाला कंसेप्ट, हेलो बच्चों एनवी सर। अरे अलेक्सेंडर साडको बेटा, अभी वो जो कर रहा है वो दूसरा क्वेश्चन है। ये बता दो टोटल पावर एब्जॉर्बिंग कितना है। मैं भी नहीं देख रहा हूँ सॉल्यूशन इसका, देख लेंगे। AbSOR BI NG। एब्जॉर्बिंग पावर बताओ यार देख के। एब्जॉर्ब 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 कितना? 45 वॉट। तो भाई कुछ भी कर लो इतना ही पावर डिलीवर करेगा। आगे चले। पावर डिलीवर करने की जिम्मेदारी इसकी है, बाकी सबकी तो है नहीं। तो पावर डिलीवर बताओ, DELIVE। स्पेलिंग ही याद नहीं होता मेरे को। चलो बताओ पावर डिलीवर। 45 वॉट। और डिलीवर्ड पावर मतलब एक्टिव कन्वेंशन नहीं सिखाया था? कौन देगा पावर? जिसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकले। नहीं पढ़ाया था ये? तो ये बताओ उस 9 वोल्ट का पावर कितना आ गया? तो करंट बताओ। करंट करंट। ये सही है। कितना है करंट? 5 क्या? एम्पियर। इसके आगे करंट डिवीजन रूल लगा नहीं पाओगे आप, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं पता। लेकिन 20 वॉट का वोल्टेज जानता हूं मैं। ऐसे। अब सही है। तो 20 वॉट का वोल्टेज कितना है, मतलब 20 वॉट बल्ब का वोल्टेज कितना है? और पावर कितना है? पावर ऑफ दिस वन 20 वॉट बल्ब इज नाउ गिवन बाय कैपिटल वी, छोड़ो जो भी है, V × I। बट हम ऐसे लिखते नहीं, आप जानते हो DC होने के बावजूद हमारी लिखने की हैबिट ये है। वोल्टेज कितना है? करंट बताओ। 20/9। 5 एम्पियर में से इधर कितना जाएगा? तो बचा कितना? कैलकुलेटर चाहिए होगा। तो 5 में से 20/9 एम्पियर आगे चला गया, बचा करंट बताओ। 25 बाई कितना आ रही है करंट? 25 बाई क्या क्या पूछा है? पहला पार्ट क्या था? हाँ, तो टोटल करंट डिलीवर्ड बाय द बैटरी आ गया। आगे बताओ। करंट थ्रू ईच बल्ब आ गया। हाँ, रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो, पूछो कैसे। अरे पूछो ना कैसे। इसका रेजिस्टेंस चाहिए ना। पावर जानते हो और करंट जानते हो, तो फॉर्मूला बताओ। परफेक्ट। इसका क्वेश्चन सॉल्व। क्लास यहीं तक रखें। मैं बेसिक पे ज्यादा काम कर रहा हूं। चेक करना है आंसर। बोल रहा है 5 एम्पीयर डिलीवर कर रहा है बैटरी, ठीक है। और रेजिस्टेंस, अच्छा, उसका करंट कितना आ जा रहा है? 20/9 करके बताओ मुझे। हाँ, 2.22 परफेक्ट। तो हम सही कर रहे हैं। फिर ये वाला करंट कितना आ जा रहा है? 5 - 2.22, तो सही है 2.7। सब सब कुछ सही है। क्लास ठीक लगा बेटा? लेकिन कितना भी अच्छा लगे क्लास, पढ़ के आना है आपको। सर मैं तो अब आपसे भी ज्यादा सीख गया हूं, फिर भी पढ़ के आना है। मैं खुद नहीं सीखा हूं। मैं हमेशा ये बात को कहता हूं। तो आप कैसे सीख जाओगे? जितने बार भी नेटवर्क थ्योरी में पढ़ाया हूं लास्ट ईयर 10th में से, हर बार नोट्स अलग अलग है, एवरी टाइम।
हाँ, वो इसलिए कराता हूं मैं, ताकि मैं एक्सप्लोर पार्ट में कभी भी कमी ना करूं। कुछ भी न्यूमेरिकल दो, मैक्सिमम क्या होगा, नहीं बनेगा, बट एक दो लाइन लिख तो लेंगे हम। इवन प्रोबेबिलिटी का नोट्स भी तीनों टाइम सेम नहीं है। देखो, मैं कुछ बात कहता हूं, आप ऑफेंडेड मत फील करना। कितने लोग फोर्थ सेम में जिनका नेटवर्क थ्योरी है? अभी है नेटवर्क थ्योरी? कॉलेज में पढ़ा था, कितना काम आ रहा है यहाँ? कुछ भी नहीं काम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से सीख लो, सेमेस्टर एग्जाम में काम आएगा। बताओ, क्या हो गया? मार्क्स? मार्क्स फिर भी, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है ना आप क्या लिखे हो। जैसे मान लो ये न्यूमेरिकल मैं सॉल्व कर दूं ऐसे एग्जाम पे, और ये 5 मार्क्स का है, तो आप बताओ आपके टीचर लोग जो CS V2 में बैठकर पेपर चेक कर रहे हैं वो कितना नंबर देंगे? एक या दो? हो सकता है कम भी कर दे, नहीं नहीं माइनस दूंगा मैं, क्योंकि बेचारा वो पी के आया होगा। हाँ, तो फिर ठीक है, आप ऐसे नहीं करना चाहिए, बट अगर एक कोई भी क्वेश्चन जो क्लास में जो सबसे इजी बेस्ड है ना, वो जाकर टीचर को देना। सबसे पहले वो नाराजगी जाहिर करेंगे, रिसेंटमेंट आपके सामने, कि क्यों पूछ रहा है, अच्छा गेट का पढ़ रहा है तू, ऐसा चालू हो जाएगा। चल सकते हैं? एक क्वेश्चन होमवर्क में लिखो, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन AB टर्मिनल। नहीं बनेगा, कितना भी कर लो।